या तुम्हारे और तुमने 3 दफ़ा मोटर चेंज करवा दी। फिर वो जो है ना उसने एक्सक्यूज़ भी किया, उसने कहा बात ये ऐसे ही है, पर मुझे आ रही थी बात। से मैंने कहा वहाँ तो मैं डीलर के पास जाता था, वो भी कहता था ठीक है जी बना इसे चेंज कर दो। अब ये वही चीज़ है कि उसने हकीकत को नहीं जाना, उसने कस्टमर ने आके अपनी परसेप्शन बताई, उसने कहा अच्छा मोटर में आवाज़ है तो छोटे आएगा मोटर चेंज कर, चलो काम खत्म हो गया। सही है ना? तो वो चीज़ है कि आपको उस सिचुएशन का जब तक नहीं पता होगा ना कि मसला कस्टमर को आ किस सिचुएशन में आ रहा है। जैसे सुबह ने कहा ना कितने किलोमीटर पे आ रहा है, कितने किलोमीटर पर स्पीड की कितने किलोमीटर पर स्पीड पे आ रहा है मसला। सही है ना? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी होती हैं जो आपसे बस हम डिमांड भी करते हैं कि डायनामिक इन्फॉर्मेशन, यानी बताओ कि ये प्रॉब्लम आया तो इसके पीछे की इन्फॉर्मेशन क्या है, कस्टमर के एंड के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? और ये जो सिचुएशन और प्लेस की जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये लाजमी तौर पर करना आपने आइंदा से प्रोवाइड करनी है ताकि इसका एनालिसिस ठीक तरह से चीज़ों का हो सके। और ये जो आपको 2 चीज़ें समझाई हैं ना, एक तो जो आपने फैक्ट की बेस के ऊपर रह के फैसले करने हैं, और उसके ऊपर आपने जो है ना ये अपने एक्सपीरियंस को मुकद्दम जरूर रखना है, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर रिलाई नहीं करना, बल्कि साथ में आपने जो है डाटा को मिलाना है, फैक्ट्स को मिलाना है साथ, फिर आपने फैसला करना है। और तीसरा ये कि चाहे वही फिर बात करूँगा, चाहे यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, आपने ये चीज़ें भी कि हमेशा किसी चीज़ का फैसला लेना है तो आपने ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है कि जो बात कर रहा है कोई, जो कोई मसला बयान कर रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है वो आपने लाजमी जाननी है। समझिए बात? तो ये इस चीज़ के ऊपर अभी ये जो हमने बात की है, अगर इसको आप अपने अंदर उतारें और आइंदा आने वाले जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं वो आप इसी के मुताबिक लें। अब आप ये ना करें कि यार वेखी जाएगी जो होएगा है कर दें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप इसको ज़रूर करके देखें। ठीक है जी? और हमारा इससे जो इस प्रोफेशनल लाइफ का मकसद क्या होगा कि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके ऊपर सही एक्शन हो सके, और वो जब सही एक्शन होंगे तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा उसका फ़ायदा सबको होगा। आप दोस्तों को भी होगा ना, जब एक चीज़ इंप्रूव होगी, उसमें बेहतरी आएगी, आपका कस्टमर जानेगा उसको, वो कस्टमर तो डायरेक्ट आपसे डील करता है, तो वो तो आगे आपकी तारीफ ही करेगा, आप भी कहेगा यार उसके लिए तो आप होना है। ऐसे ही है ना, जो कस्टमर डायरेक्ट आपके साथ डील कर रहा है उसके लिए तो आप होना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, कितना मिनट? हाँ इसके तो ज़्यादा बात नहीं होती हाँ जी, कोई ज़्यादा नहीं मैं आपको अच्छा ये भी अभी सुबह की डिस्कशन से मुझे पता चला माशाल्लाह आपको इसके बारे में अवेयरनेस है। अगर आपको जो है ये केमन टाइमिंग ईयर की केमन टाइमिंग चेन की कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपने उसको कैसे जज करना है, क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, इसमें ना सिर्फ ये चीज़ के लास्ट टाइम ना हमारे पास ये पार्ट्स आए थे 2 केस में हमारे पास ये स्टील वाला राड है, ये स्टील वाला, और उन दोनों के अंदर ना ऊपर वाली रबर थी ना अंदर वाले वॉल थे। तो वो हमें नहीं समझ आई कि जी वो वॉल क्यों निकाले, रबर तो जब कट गई हो शायद वो निकल गई हो, वॉल क्यों उसके निकाले। तो वो सारा वो भी हम लोग जहर जिससे भी आया था उससे डील कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। तो इस तरह जो अगर पार्ट आपकी तरफ से आता है वो फिर वही बात है वो मुकम्मल है और दुरुस्त हालत में है ताकि हम उसका तजिया कर सकें और देख सकें कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अच्छा अगर ये ना जो आपको पता होगा ये जहाँ पर तस्वीरें दिखाएगी ना, ये अगर एक साइड से घिसता है तो क्यों घिसता है, रोलर अगर एक साइड से घिस रहा होता है तो क्यों घिसता है, क्या वो रोलर का मसला होता है? नहीं, उसकी पतरी का मसला होता है। पतरी का मसला हो सकता है जी, सही बैठी भी नहीं है, अगर ज़्यादा बाहर आ जाती है तो तब भी वो पीछे से कटी हुई है, तो तब इस केस में अगर कोई सिर्फ रोलर चेंज करके भेज देगा आवाज़ फिर वापस आना तो वो मसले का हल नहीं होगा। ठीक है ना? तो उस केस में जो है वो इसको देखना पड़ेगा आया कि ये जो इसकी जो पतरी आप कह रहे हैं ये आर्म है इसका टेंशन जी। ये टेढ़ा तो नहीं है, या इसकी ये वाला जो पिवट वाला बोल्ट है ये टाइट तो नहीं है, इसके अंदर ये फंस तो नहीं रहा। ठीक है? और उसके अलावा अगर ये फंस रहा होगा तो ये एक साइड से घिसेगा ना, एक से और अगर ये टेढ़ा होगा तो फिर वो पूरा राउंड में
एक तरफ से कट जाएगा। कट जाएगा। और अगर जैम हो रहा होगा तो वो एक साइड से सिर्फ कटेगा, राउंड में नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये चीज़ें देख के उसके मुताबिक जो है अगर पार्ट चेंज करेंगे ना तो वो फिर आगे एनालिसिस में कुछ आसानी होगी और आपका प्रॉब्लम भी सही मालूम हो जाएगा, कस्टमर के लिए हल होगा। ठीक है जी, ये वो एग्जाम्पल्स में आपने ये देख लिया। अच्छा, ये अगर आप उसको डाटा को देखें ना तो हमारे पास जो ये पार्ट आपके रिसीव होते हैं, तो एक चीज़ आपसे ये डिस्कस करनी थी कि 83% तक जो पार्ट हमारे पास इस साल में रिसीव हुआ है ना क्लेम के अंदर, ये पिंडी का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, वो 1000 किलोमीटर से ऊपर के क्लेम है वो सारे, यानी कि 1000 चलने के बाद ये क्लेम आए हैं गाड़ी में। ठीक है ना? जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही है ना, तो वही कि आपने उसकी पीरियडिक मेंटेनेंस, जब बंदा उसकी मेंटेनेंस ठीक करवा रहा है, उसने उसका फ्री चेकअप करवाया, उसका उसने ऑयल चेंज करवाया फर्स्ट, अगर वो 1000 के करीब है, तो अगर वो ज़्यादा चली हुई है जैसे ये इसमें वो 12,000 किलोमीटर तक भी जा रही है, तो उस दौरान में जितने ऑयल चेंज बनते हैं उसने प्रोडक्टली अपने टाइम पे करवाए, मेंटेनेंस करवाई, उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाई, गाड़ी की ज़ाहिरी हालत कैसी है, वो कैसे रख रहा है, तो वो चीज़ें आपका फिर देखना इसमें ज़रूरी है अगर वो ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद आ रही है। ठीक है, ये आप अच्छा, उसके बाद सिलेंडर पिस्टन के हवाले से ये भी आपसे बात होगी, तो यही है, ये प्रॉब्लम जो आपसे डिस्कस इसमें करना था। ये हमारे पास में कुछ केस आते हैं जो इसकी जो आपके टॉप कवर की वो गैस किट है, रबर जो है, वो आती है क्लेम में कि जी यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी ना इस केस में ये है कि यहाँ पे आप देखें ज़्यादातर केसेस 1000 किलोमीटर से ऊपर जाके हैं, यानी कि जब इसकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है उसके बाद के केसेस, उसमें आप ज़ाहिर है वो कवर खोलते हैं उसका, वो टैफट वगैरह करने के लिए जब आप इसको वो ट्यूनिंग करते हैं जो, तो वो फिर आपने ये ख्याल करना है कि उसके बाद जब आप उसको दोबारा से टाइट करते हैं, जब उसको लगाते हैं तो वो प्रॉपर लगे। उसमें खास तौर पर ये जो बोल्ट्स हैं ना, इनका टार्क जो है, यानी इनको टाइट करना जो है वो प्रॉपर हो। कितना टार्क होता है इस बोल्ट? जो टॉप कवर के ऊपर 3 बोल्ट लगे हुए हैं 1 to 5 के, उसका टार्क कितना होता है? आप दोस्तों में से कितने लोग हैं जिनके पास टार्क रेंच मौजूद है? ऊंचा करें आज। और ये 4 जो हाथ खड़े किए हैं आपने, इनमें से कितने हैं जिनको टार्क रेंच यूज करना आता है? 2 रह गए। और इनमें से कितने हैं जो यूज करते हैं? 1 रह गया। और टॉर्क नहीं तो आप सबके पास है, सबके पास रेंज करवाया था, ये आप लोगों को पता नहीं, बस माल करते हैं। ये एक ना वो टेस्ट केस भी हो गया। कौन सा? टेस्ट वाला। 30 लोग बैठे हैं, एक डाटा है हमारे सामने, 30 में से 4 लोगों ने कहा कि हमारे पास टार्क रेंच है, 2 ने कहा कि हम यूज़ करते हैं, 2 ने कहा यूज़ करना आता है, और 1 ने कहा मैं यूज़ करता हूँ। ये फैक्ट आया आपके सामने, हकीकत आई है। अदरवाइज यहाँ से आई परसेप्शन, टार्क रेंच तो आप सबके पास है, आप सबको सिखाया यूज़ करना, आप सबको यूज़ करना भी आता है, ये है परसेप्शन। फैक्ट निकल के क्या है? 4 बंदों के पास है, 2 को यूज़ करना आता है, 1 यूज़ करता है। ये तो वाकई एक ऐसी एग्जाम्पल निकल आई कि आपको वो सिचुएशन इसके साथ मैच करके आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका टार्क होता है 80 से 120 केजी पर सेंटीमीटर, जो बनता है 8 से 12 न्यूटन। 8 से 12 न्यूटन। ठीक है, दोनों में से जो भी आप स्केल यूज़ करना चाहें। तो इसको आपने उस टार्क के मुताबिक इसको टाइट करना है, ना इसको एक्सेसिव टाइट करना है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा टार्क नहीं देना और कम भी नहीं देना। ठीक है, क्योंकि ये रबर है ना, उसने आयल को सील करना है उस ग्रूव के अंदर। अगर आप टार्क बहुत ज़्यादा दे जाएंगे वो भी इसको डी शेप करेगा, और अगर आप कम रखेंगे तो वो रोक ही नहीं पाएगा आयल को। तो आपने स्टैंडर्ड के अंदर इसका टार्क रखना है, क्योंकि हमारे पास ये जो केस आते हैं वो
यहाँ से ना ये बोल्ट्स वाले हैं, जैसे यहाँ से वो दबे होते हैं, डी शेप हुए होते हैं, ठीक है। तो वो पता ये चलता है कि शायद यहाँ पे बगैर मैयत किए कुछ लोग इसको काट देते हैं और वो फिर आगे पीछे हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरफ खड़े होकर आप ये काम करते हैं, आई थिंक उस तरफ ये 2 बोल्ट आते हैं। जब आप वो ट्यूनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आप किस तरफ खड़े होते हैं जब आप ट्यूनिंग कर रहे होते हैं? फिल्टर वाली साइड पे उस साइड पे ये 2 बोल्ट आते हैं और अकेला बोल्ट आता है? 2 2 बोल्ट आते हैं। ये आपके साइड वाले 2 बोल्ट हैं और ये एक्सेसिव टार्क होता है। जो इससे अपोजिट वाला ना उसका टार्क कम होता है, इनका बढ़ जाता है। जब पहले आप ये दोनों टाइट करते हैं फिर वो पीछे वाला जाकर टाइट करते हैं। जब इन दोनों को आप एक दफ़ा ज़्यादा टार्क दे देते हैं फिर उधर से जाकर दूसरे को टाइट करते हैं तो वो इनका टार्क और बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप वो तो सिमेट्री भी नहीं रखते और करते हैं, अगर फर्ज करेंगे इस तरफ से थोड़ी सी गैस की सिरक के वो अगर नीचे आ गई तो आपने क्योंकि ये 2 बोल्ट अभी टाइट किए तो थोड़ा सा गैप ना उसमें रहेगा जब तक पीछे वाला बोल्ट टाइट नहीं करेंगे। तो जब वो टाइट करेंगे तो वो वहाँ से कट जाएगी गैस के, या वो उसके दोनों एजेस के दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। तो उस सूरत में भी वो फिर बाद में लीक करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने जब भी ट्यूनिंग करनी है, जो भी काम करना है जिसमें अगर आपको टार्क को खोलना पड़ता है, तो आपने ये तीनों बोल्ट्स का इक्वल टार्क और स्टैंडर्ड के अंदर कितना 8 से 12 ठीक हो गया, ठीक है ना, याद रहेगा ना ये। तो ये आपने करना है। देखिए इंशाल्लाह हम ना रब्ता करेंगे थ्रू उस्मान साहब कि ये आपके ये इतना एक्शन लेने से ये वाले क्लेम ना ख़त्म हो जाएंगे, ये जो हमारे पास गैस आ रही है, ठीक है। ट्यूनिंग करनी है, जब इसको दोबारा टाइट करना है, टार्क मैच यूज़ करना है और पूरा टार्क इसको देना है और तीनों बोल्ट्स को एक साथ टार्क देना है। और इसका आपने एक ये वाला बोल्ट टाइट करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है। एक साइड के दोनों बोल्ट इकट्ठे टाइट नहीं करना, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह ये मसला इससे आपका हल हो जाएगा। जब आप गैस स्विच वगैरह चेंज करते हैं और अच्छा एक ना आपके पास जो हमारे पास क्लेम आते हैं उसके सिलेंडर पिस्टन के, जिसमें वो पिस्टन जो है वो रगड़ के सिलेंडर के साथ तो वो ख़राब हो चुका होता है, फिर उसमें स्मोक आता है, वो सारा मामला बन जाता है। तो वो आते हैं आपके पास से कई केस, तो उनमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक केस कोई ऐसा आता है कि जो 4 जगहों से ना कार्नर से उसके ऊपर घिसाव आ रहा होता है, रगड़ आ रही होती है सिलेंडर की और पिस्टन की, 4 कार्नर्स के ऊपर 4 कार्नर्स की तरह, वो आमतौर पे ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना जो वैलिडिटी होती है ना पिस्टन के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसमें थोड़ी वेरिएशन रह जाती है। जब फिर वो गर्म होता है ना, हीटअप होता है, तो उसकी एक्सपेंशन से वो फिर फंसता है, करता है, तो वो 4 कार्नर सीजर वाला वो इफेक्ट बन जाता है, तो समझ आती है। एक आता है जिसमें ना सिर्फ स्कर्ट घिसी होती है, सिर्फ स्कर्ट वाली साइड से ना घिसाता है, वो हाफ तरह का पिस्टन। अच्छा, उसमें आमतौर पर ये होता है कि या तो ऑयल प्रॉपर्ली चेंज नहीं किया जा रहा, या गलत ऑयल यूज़ किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑयल नहीं यूज़ किया जा रहा, ऑयल की मिकदार कम है कि वो उसको प्रॉपर पहुंच नहीं रही, या फिर ऑयल के अंदर कोई कंटेमिनेशन है, यानी ऑयल के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं, कोई बारीक किस्म के, कोई सैंड या मिट्टी टाइप, कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उसको वहाँ पे जाके घिसा रहे हैं। समझ रहे बात जी। तो उसके ऊपर ना जब इस तरह का कोई केस आता है तो उसमें आपने फिर उसका ये बाकी चीज़ों का भी एनालिसिस करना है कि जी वो जो पहले हमने बात की है कि वो ऑयल चेंज करवा रहा है, प्रॉपर्ली कब करवाया था लास्ट टाइम, कौन सा ऑयल चेंज करवाता है, और उसके अलावा उसके क्या ऑयल जो उसमें मौजूद है उसको भी चेक करें क्या उसकी कंडीशन ठीक है, या ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर जो है वो कचरात मौजूद हो और आपको वहीं से फ्लू मिल जाए। तो वो इस तरह से हल होना है मसला, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई पिस्टन का या सिलेंडर का मसला उसमें नहीं है, ठीक है। जो 4 कार्नर सीजर वाला है वो अगर कोई आता है तो वो डेफिनेटली वो अगर आप करते हैं उसको हम एनालिसिस करवाते हैं, वो सेट हो भी गया, वो हो भी जाता है, ठीक है।
मैं वॉशरूम चला 2 मिनट तो देखते हैं इस तरह से ये साइड है बस ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी बात करते हैं जब मेरे हाथ में जो क्वेश्चन आया ना, तो इसकी वजह से मैं ये आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मैंने तकरीबन हर दफा जब देखने को दिया इस तरह के केस निकाल के ना, तो वो दिखाए जाते हैं। और आप में से ना सारे दोस्त यही कहते हैं कि भाई हाँ, इस तरह का नहीं चेंज करना चाहिए था, इस तरह का क्लेम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आते तो हम दोस्तों से ये चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पे जब कोई देखता तो कहता नहीं हाँ ये नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हादसा को ये वाला केस देखें ना, अगर ये हमारे पास प्राइडर में आता है ना ये केस, इसके अंदर मड फंसी होती है और खुश्क हो गई होती है, और उसी मड वाली साइड से ये नीचे वाली तरफ से ना पिस्टन जो है वो रगड़ा होता है, वो एक साइड से सिर्फ रगड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो फिर मैन्युफैक्चरिंग का मसला नहीं है, वो मसला है मैन इसका सर्विस का, सफाई का मसला है, जिस तरह से वो आपके सामने प्रॉब्लम निकल के आएगी। फैक्ट जो है उसके पीछे कुछ और है। बाकी ये आपके सामने कंडीशन का माशाल्लाह देख सकते हैं। अब ये 19,000 चला हुआ हो, ये 16,000 चला हुआ हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो ये इस तरह की कंडीशन हो 10,000 पे चल के, तो वो फिर ये खुद बता रहा है ये मैसेज इसमें कि भाई हमें ना उसकी मेंटेनेंस को देखना चाहिए था कि वो कस्टमर कर क्या रहा है, वो यूज़ कैसे करता है मोटरसाइकिल को, ठीक है ना। तो वो आप उस तरह से आपको कहा भी अपनी दुकान से कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, करनी चाहिए, और हम करते भी हैं, और आप करते भी होंगे। लेकिन वही बात कि अगर कोई बीच में से कोई स्किप हो जाता है तो वो फिर हमारे पास आता है। तो वो कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई स्किप भी, यानी कि कोई एक आधा कस्टमर भी ऐसा छूटे ना बीच में से, उसको आप एक ही प्रोसेस में रखें और उसी तरह से आप उसको एनालाइज करें, ठीक है। ये सुबह जैसा आपसे बात कर रहे थे कि जी वो धुआं ऐसा आता है, धुआं वैसा आता है, स्पार्क प्लग के अंदर यूँ होता है, वैसे होता है। सुबह माशाल्लाह आप में से भी विजडम वाले लोग उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे थे। ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन वाली बात है कि वैसे तो और भी धुएँ होते हैं, वाइट कलर का भी होता है, लेकिन ये दो मेजर जो है ना इसमें, नीले रंग का और काला धुआं, ये हमारी मोटरसाइकिल में ना ये आमतौर पर ये दो तरह की आपको चीज़ें नजर आती हैं। या फिर वो आपको वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे, यानी कि वो जो भाप जिसे कहते हैं वो तो बड़ा अच्छा है, अगर भाप निकलती है वो तो बड़ा अच्छा है, वो इंजन बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जब भी कहीं पे जलने का अमल होता है, यानी कि जब कोई चीज़ जलती है और वो पूरी जल जाए, उसमें कोई चीज़ ज़ाया ना हो, तो फिर सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र नहीं आएगी और वो पानी निकलता हुआ आपको नज़र आता है। तो इसका मतलब वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है इंजन, उसमें कंबस्चन बड़ी बेहतरीन हो रही है, वो तो कोई इशू नहीं है। अगर ये काला वाला धुआं आता है, ये वाला, तो इसके केस में भी ना वो पिस्टन सिलेंडर वगैरह का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये धुआं आता है उस वक्त जब आपका इंजन सही तरह से नहीं चल रहा, बगैर जले हुए इंजन निकल रहा है। तो उसका रीज़न कार्बोरेटर हो सकता है, उसका रीज़न एयर फिल्टर हो सकता है, या जो उस निज़ाम के अंदर चीज़ें हैं जो कि फ्यूल पहुँचा रही हैं सिलेंडर तक, उनमें से कोई टूटा हो सकता है, लेकिन सिलेंडर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जो काला धुआं है वो ऑयल के जलने से नहीं आता। तो अगर सिलेंडर पिस्टन का मसला है तो फिर ऑयल चल रहा है ना, तो ऑयल जलने से काले रंग का धुआं नहीं आता, बल्कि कौन सा आता है, नीले रंग। तो जब इस तरह का धुआं निकले ना, तो फिर आपको पता चलता है यार ये यहाँ पर खराबी होगी, और इसमें वो कार्बन का अमल आके वो सारा जो मिस यूज़ करके जब वो वाली कंडीशन बन जाती है तो फिर काला धुआं आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो कंबस्चन भी पूरी नहीं हो रही होती और साथ में ये भी इफेक्ट आ रहा था ऑयल वाला भी, तो मिक्सचर बन जाता है। तो फिर वो दोनों चीज़ें जो है ना मिक्स होकर आपको काला रंग सबको ढांक लेता है, तो आपको काला ही नज़र आ रहा होता है, सही है ना। लेकिन एक्चुअल में भी प्रॉब्लम जो है वो इस धुएं की होती है, जिसमें अगर आपकी पिस्टन की या वाल वगैरह की खराबी है जिसमें ऑयल जल रहा है, ठीक है, सिलेंडर पिस्टन का इसमें कोई मसला हो सकता है, या रिंग उल्टा लगा हो सकता है। कभी आया किसी बात कैसे जो कंप्रेशन रिंग है वो उल्टा लगाओ, यानी उसकी जो साइड टॉप पे आनी है वो नीचे की तरफ हो, तो फर्क पड़ता है इससे अगर ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे लगाने की बजाय ऐसे लगा दिया जाए। रिंग जो है ये जो आपके पास ये जो लगे हुए कंप्रेशन रिंग है ये वाले, इसलिए अगर जो साइड आपने टॉप पे रखनी है रिंग को चढ़ाते हुए पिस्टन पे, अगर उसको आप नीचे कर दें, ऐसे रिंग को कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? सही तो ये कि
हाँ ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि स्टैंडर्ड की बात कि वो सीधा ही होना चाहिए, उसके ऊपर एक नंबर होता है लगाओ, वो नंबर ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो वो सीधा है। अब उल्टा लगाने से होगा क्या, रिंग करता क्या है, रिंग करता ये है कि जब वो पिस्टन ऊपर से वापस नीचे आ रहा होता है ना, तो वो जो नीचे ऑयल रिंग उसको ऑयल देता है, वो उसको स्वैप करके वापस लेके आता है, वाइपर का काम करता है। और इसके अलावा जब ऊपर कंबस्शन होती है ना, तो वो कंबस्शन को लीक नहीं होने देता, क्योंकि थोड़ी सी क्लियरेंस होती है सिलेंडर और पिस्टन के दरमियान। तो अगर वहाँ पे वो रिंग उसको कवर नहीं करेगा तो वो नीचे निकल जाएगा आपका प्रेशर जो जलने से होगा ना। तो एक वो काम है रिंग का, कंप्रेशन ज़ाया नहीं होने देगा। दूसरा कि जब पिस्टन वापस आ रहा होगा तो वाल्व पर से ऑयल को वाइप करके वापस ले आएगा। अगर वो वाइप करके वापस ना लाए तो धुआं आएगा, क्योंकि वो ऊपर रह जाएगा, जलेगा तो धुआं आएगा। ऐसे ही है ना। तो वाल जो है ना, उस हिसाब से ना, अगर आप अब देखिएगा, आप जाएंगे ना अपनी शॉप पे, तो वाल की जो शेप है ना, वो थोड़ी सी टेपर है जो सिलेंडर वाली साइड से। तो उसका जो एज वाली साइड है ना, वो साइड जो है वो वाइपर वाली साइड पे आती है, जहाँ उसने वाइप करके जाना है इससे। क्योंकि आपने देखा होगा कि रिंग जो है वो फंसा हुआ नहीं होता ग्रुप के अंदर, थोड़ा सा लूज होता है ना। जब वो ऐसे स्लैब करके नीचे आने की कोशिश करेगा ना जब, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो अपनी शेप को थोड़ा सा ऐसे करेगा और उसका वो किनारा पूरा साइड वाल्स के ऊपर बैठेगा और पूरे ऑयल को स्वैप करता हुआ नीचे ले जाएगा। अब आपने उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, वो नीचे से ऑयल को ऊपर लेके जाएगा और वापस आते हुए कुछ भी नहीं करेगा। वापस आते हुए जो वाल के ऊपर अगर कोई ऑयल लगा हुआ है वो छोड़ देगा उसको, बिल्कुल वो वाइप कर ही नहीं रहा। फिर जब ऊपर जाएगा, जो वाल के ऊपर लगा होगा ऑयल, वो फिर ऊपर ले जाएगा उसको। तो अब वो काम उल्टा करना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि ऑयल को वो नीचे लेके आए कि वो जले ना, वो ऑयल प्रोवाइड करना शुरू कर देगा कि ये लो जलाओ। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि हमेशा कंप्रेशन रिंग जो है वो सीधा लगाना है, उसके ऊपर जो नंबर लगा होता है वो नंबर ऊपर वाली साइड पे आपको लगाना चाहिए। ठीक है, वो बड़ी साइड नंबर ऊपर लिखा होता है, वो आपको ऊपर वाली साइड पर रख के हमेशा रिंग जो है वो इसके अंदर बिठाना। सही है। तीन बजे ये वही जो है वो डाटा एंड फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में जो क्लेम आ रहे हैं वो किस किलोमीटर्स के ऊपर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ये आपको पहले 84% जो है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर जाके आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये टायर और व्हील की भी सुबह ये आपकी काफ़ी बात इनसे चली माशाल्लाह। आपने बताया भी कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे व्हील को देखते हैं, क्या चेक करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, आपको याद है चीज़ें और आप कर रहे हैं उस तरह से। तो इसको आपने ना ऐसे ही रखना है। खासतौर पर जब बबलिंग वाले जो केस आते हैं ना, तो उनको आप बड़े अच्छे तरीके से चेक करके, बाकी चीज़ों की सारी देख के, उसके रिंग वगैरह को देख के, तारों को देख के, हर एक चीज़ को, तो उसके बाद, क्योंकि जो टायर्स आते हैं ना और उनमें बाद में कुछ नहीं निकलता, उनमें बबलिंग नहीं होती, वो हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होती है। क्योंकि वो फिर जो भी लोग उस पर तजिया कर रहे होते हैं, वो फिर नेक्स्ट टाइम जब आता है तो वो कहते हैं यार तो वैसे ही होंगे आप, फिर यानी वो फिर बॉदर ही नहीं करते कि भाई इसको हम चेक भी कर लें। वो कहते हैं यार 3 दफ़ा 4 दफ़ा कर चुके हैं, ये तो ऐसे ही है। तो वही चीज़ के जो चीज़ फिर प्रॉब्लमेटिक आपकी तरफ से चेंज होकर आई है ना, कॉन्फिडेंट के साथ आया आपसे, कि फिर वो वाकई खराब है, उसमें फिर प्रॉब्लम निकले, ताकि उसका कुछ ना कुछ हम करवा सकें उसको ना। तो ये बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक लिंक्स है इसका कि प्लांट साइड के ऊपर जब आपके पार्ट्स रहते हैं ना, तो जो वेंडर है के ऊपर इसके लिए मशीनरी है चेक करने के लिए, जिसमें इसकी बबलिंग वगैरह चेक होती है सारी। ये ऑलमोस्ट हर दफ़ा जो है ना, ये ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि ये कॉन्फिडेंस आपको देने के लिए कि प्लांट साइड के ऊपर इन चीज़ों को चेक करने के लिए अच्छी खासी जो है वो मशीनरी और इक्विपमेंट मौजूद है, जिसके ऊपर इसको चेक किया जाता है। ये बगैर ट्यूब लगाए ना, यहाँ पे बगैर ट्यूब लगाए, सिर्फ टायर लगा के उसके अंदर हवा करके, जैसे ट्यूबलेस टायर के ऊपर होता है, तो इसको चेक किया जाता है। वो भी एहतमाल निकल जाता है कि आया इसके अंदर ट्यूब है तो वो कोई इफेक्ट डालेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको चेक किया जाता है, एक एक टायर को चेक किया जाता है जो आए होते हैं। तो फिर इसलिए जो है इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर वेंडर भी बार बार कहता है कि भाई मुझे, जब मेरा एक मसला ही नहीं है तो मुझे एक चीज़ बार बार क्यों दे रहे हैं, या मुझे मसला बता दें मैं उसको हल करूँ, तो या फिर आप इसको जो है अपने एंड के ऊपर ये करें। अच्छा, इसमें जो है पंक्चर वाले बहुत कम व्हील आते हैं अब आपकी तरफ से, लेकिन जो एक आध भी आता है वो भी कोशिश करें ना आया करें।
और जब आप एनालिसिस करते हैं, जब गाड़ियाँ टायर की आती हैं तो ये देखें कि ये आपको पता होगा प्रेशर एक्सीडेंट से आप कि कम प्रेशर में चल रहा हो तो टायर साइडों पे घिसता है, अगर नॉर्मल हो तो पूरा टायर लग के चल रहा हो तो इसलिए उसका घिसा हुआ नॉर्मल नहीं होता, और अगर ज़्यादा एयर प्रेशर रखा रहे तो दरमियान में से वो टायर घिस जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और जब आप टायर को बदलते हैं तो एक चीज़ तो ये देखें कि उसके अंदर पंक्चर वगैरह ना हो, क्योंकि पंक्चर होकर जब व्हील चलता है फिर वो टेढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद कोई आगे कहेगा जी अब ये बबलिंग कर रहा है तो वो फिर नहीं सही ना। तो इसलिए वो इवन के ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए शेयर करने वाली बात है कि इवन के एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे पास बबलिंग के अगेंस्ट टायर आया और उसके अंदर कील मौजूद है बकायदा, और नज़र आ रहा है, ये भी नहीं कि कोई छोटा सा कील हो और वो उसके अंदर लगा हुआ नज़र आ रहा है, और वो टायर चेंज किया गया बबलिंग के अगेंस्ट। तो ये पंचर वाला जो है ना वो आप फिर समझाएँ यार, ये जब पंचर हो गए गाड़ी चलेगी, व्हील टेढ़ा हो गया उसके अंदर, तो फिर आप नहीं कह सकते। और जब आप असेंबल करते हैं ना जब टायर्स को, तो एक तो आपकी शॉप पे जो बड़े और स्टैक एक तरह से करें, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके उनको ख़राब ना करें, डी शेप ना होता कर। दूसरा, आप उसके ऊपर कभी ऑयल ना लगाएं बल्कि स्मूथी वाटर लगाएं। जब रिम पे उठाते हैं ना उसको, तो उसको ना ऑयल ना लगाएं, उसको वो सर्फ वाला साबुन वाला पानी यूज़ कर लिया करें अगर आपने उसको स्लिपरी बनाना है लगने के लिए, लेकिन ऑयल ना यूज़ किया करें। क्या होगा ऑयल यूज़ करने से कि वो जो उसमें नर्लिंग दी हुई होती है ना, ये जो जैसे ये नर्लिंग दी हुई होती है, तो वो फिर टायर जो है ना इसको स्लिप करता है, तो वो जब टायर यहाँ स्लिप करता है ना तो उसकी वजह से भी वो फिर उसकी अनबैलेंस बबलिंग टाइप इफेक्ट जो है ना वो महसूस होता है। जब टायर अपनी जगह छोड़ेगा तो फिर वो टेढ़ा महसूस होगा ना, एक्चुअल में टायर टेढ़ा होता नहीं है, लेकिन वो स्लिप होने की वजह से ऑब्जर्वेशन आती है उसकी। जब आप उसको बदल देते हैं, हमारे तक जाने तक उसका वो ऑयल शायल ख़त्म हो जाता है, हम दोबारा उसको लगा के देखते हैं उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती है ना। तो इसलिए इसमें ऑयल नहीं यूज़ करें, आप इसमें हमेशा सोपी वाटर यूज़ करें। और ये जो इसके अंदर नीचे ये पट्टी होती है, ये अपनी जगह पे होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, सलामत होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर से स्पोक्स की वो ना निकल रही हों, जो उसकी निपल हैं वो बाहर नजर ना आ रही हों, ठीक है, क्योंकि वो अपने बाद में ट्यूब को काटेंगी। और इसके अलावा जो व्हील है, रिम जो है वो अलाइन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वो जो आप उसकी अलाइनमेंट करते हैं जो है वो घुमा के उसको वो सीधा हो, ताकि उसके ऊपर टायर लगे तो वो भी सीधा रहे। और ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद जो है ना वो आप उसको असेंबल करें। और दूसरा ये कि जब फर्स्ट टाइम असेंबल करें ना टायर, उसका एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करें, फिर उसके बाद गेज से उसको कम करते हुए उसको स्टैंडर्ड पे ले आए। उससे ये होगा, तो जैसे हमने देखा ना जो बड़ी गाड़ियों के व्हील करते हैं, पंक्चर वगैरह लगाते हैं, तो वो जब उसको व्हील को चढ़ा देते हैं, जब हवा भरने लगते हैं तो व्हील पूरा रिम पे बैठता नहीं है, और फिर वो कहीं तो क्या करते हैं उस पर वो कोई फेंक के वो आग लगा दी है गैस कोई, फिर वो उसको आग लगा तो फट करके वो बाहर आग बैठ जाए, तो वो पूरा रिम पे बैठेगा तो उसका फंक्शन दुरुस्त होगा। तो इसी तरह हमारे भी इस गाड़ी में तो पूरा बैठाने के लिए थोड़ा प्रेशर उसका पहले ज़्यादा करें, क्योंकि नया टायर होता है, थोड़ा हार्ड होता है। जब वो बैठ जाए उसके बाद आप उसको गेज से चेक करते हुए स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर ला के छोड़ दें, ठीक है। और वो जो उसकी एक लाइन आ रही होती है पूरी, जो रिम पे साथ साथ टायर की लाइन आती है, वो चेक कर लें कि वो सारी स्मूथ है, ताकि आपको पता चल जाएगा रिम पूरा टायर जो है पूरी तरह से रिम के ऊपर बैठ, ठीक है जी। अच्छा, ये पंचर वाले चीज़ें कोशिश करें ना हमारे पास, ये वीडियो थी आपको ये अंडरस्टैंड हो गया ऑलरेडी। अच्छा, इस तरह इसके ऊपर भी जो बातें सुबह की ना इन्होंने, ये वही चीज़ है, ये देखें ये बात हो रही थी, विजुअल्स भी देख लें ताकि आपके जहन में रहे। गियर बढ़ने चढ़ाएंगे, जिसने चढ़ाया हो उसको डिस्करेज करें कि भाई ये मत चढ़ाओ, इससे ख़राब होता है फंक्शन क्लच का। ये बात होता है यहाँ पे इसके अंदर जो ये बूट होता है गियर पर, ये केबल उस तरफ से निकल के इस तरफ होना है, फिर ये भी लीवर को पूरा वापस नहीं जाने देते हैं। अगर ऐसा हो तो इसको भी आप ठीक करेंगे, इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, ठीक है। ये केबल्स यहाँ से गुजार के ऊपर ये ब्रैकेट्स के अंदर में बांधे, जो बूट आ रहा है ना केबल का, तो वो इस तरह जो अगर सेफ गार्ड लगाते हैं या इधर ये एक्स्ट्रा हाथ लगाया हुआ बंदे ने, तो ये इस तरह की चीज़ों के अंदर केबल्स को ना पकड़े, केबल फ्री होनी चाहिए, तो फिर वो सही तरह से ऑपरेट करेंगे। केबल्स के अंदर आपने ऑयल नहीं डालना, ब्रेक केबल है, क्लच केबल है, स्पीडोमीटर की केबल है,
आपने उसके अंदर ऑयल नहीं डाला, डालता कोई ऑयल? कभी वो वायर लगाते हो उसको ऑयल डाल दिया, वॉश करते हैं, हाँ वॉश करते हैं पेट्रोल से वॉश करते हैं? नहीं, ऑयल जो होता है इंजन ऑयल जी। वो डालते हैं केबल्स के अंदर। अच्छा, मैंने क्योंकि देखा प्रैक्टिस में कुछ लोगों को ये करते हैं ऐसे, इवन हाथ के ऊपर डाल के ना ऑयल, तो उसके अंदर से केबल गुजार के वो सारी उसके अंदर जी जी डाल देते हैं, वो सारा ऑयल उसके अंदर चला जाता है। ये जो आपकी केबल है ना, इसके अंदर ग्रीस हुई होती है, जो ऊपर केबल है ना आपकी, इसके अंदर ग्रीस हुई होती है, और वो ग्रीस बड़ी प्रॉपर मिकदार में हुई होती है। अगर वो ज़्यादा हो जाए फिर भी नुकसान देती है, और अगर कम हो तो फिर रगड़ खा के केबल जो है वो फंसती है। ऑयल लगाने से क्या होता है कि जो उसके अंदर ग्रीस होती है वो नरम हो जाती है, पतली हो जाती है। जब वो ग्रीस पतली होती है तो स्पीडोमीटर के केस में ना, वो ग्रीस जब वो केबल घूमती है तो वो चढ़ के ऊपर चली जाती है, मीटर खराब कर देती है, ठीक है। और दूसरी केबल्स के केस में जब केबल कुछ दफ़ा ऑपरेट होती है तो वो ग्रीस को भी ऑयल अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है, अब वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो केबल को ग्रीस लगती है, ऑयल नहीं लगता, सही है। और ग्रीस भी थोक के नहीं लगती, वो इतनी लगती है कि वो नजर भी नहीं आती, बस वो जस्ट समझेंगे फोम से ऐसे केबल को ग्रीस वाला गीला कर दिया, बस कोई उसके अंदर भरनी नहीं होती ग्रीस। सर क्लच केबल को कैसे ग्रीस लगेगी? वो तो नीचे से पक्की बेल्ट होती है। वो तो आपको जरूरत नहीं पड़ती ना आमतौर पे, वो तो जब टूट जाती है तो फिर वो आप मक्खी वाली लगाते भी नहीं, वैसे वो आमतौर जाम हो पर जाती है ना कस्टमर की। हाँ नमस्कार, वो ये होता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, अगर वो खराब होती है तो आप पूरी केबल बदलें, स्टैंडर्ड वही है ना, और वायर कम कर लेंगे। अगर आप वायर बदल रहे हैं तो आप वो स्टैंडर्ड के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि मैं आप ग्रीस कैसे करूँ। अगर आप पूरी केबल बदलेंगे तो ऑलरेडी उसमें ग्रीस हुई है, आपको उसको करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जामपन के बेस पे केबल चेंज कर देंगे। हाँ अगर जाम केबल केस है ना, जैम होने के केस में मैं ये नहीं कह रहा केबल केस है, जी उसमें तो वो जो रीज़न बनाया वो क्या बनाया कि किसी ने अगर उसको ऑयलिंग की है या उसमें वाटर गया है या किसी वजह से वो जैम हुई है, सही है ना। अदरवाइज अगर उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रही चीज़, उसके अंदर ग्रीस मौजूद है तो वो जैम नहीं होगा, सही चलेगी। हाँ अगर केबल में तार टूट जाती है या कोई ऐसा इफेक्ट आता है तो उस केस में पूरी केबल चेंज करते हैं, वायर नहीं बदलते, ऐसे ही है ना। तो जब पूरी केबल चेंज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड के मुताबिक ग्रीस लगी होगी, आपको उसमें ऑयल चलने ना। आप तो वारंटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, इनका मतलब प्रॉब्लम बाइक जब आते हैं ड्यूटी नहीं होती, जब उनकी वॉश नहीं करते वो ड्यूटी नहीं है, ना कहता है क्यों चेंज कर रहे हैं, ड्यूटी भी नहीं है, इसको वॉश करें, साफ करें और उसको जमा करें, वो उस हिसाब से बात नहीं तो वो आप तार निकाल के उसको साफ तो नहीं करेंगे, नहीं, वो कैसे उसको करना है? उसको तो नहीं आप करेंगे साफ। उसके अंदर जो ग्रीस उसके अंदर जो मौजूद है ना वो निकलेगी नहीं, वो उसके अंदर ही, आपको एक्सेसिव ग्रीस उसमें नहीं लगानी पड़ेगी। मैं इसलिए आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप ऑयल लगा देंगे ना तो उसकी वो ग्रीस निकलेगी, लेकिन अदरवाइज ग्रीस आपको पता है ना वो बैठती नहीं है, वो जहाँ लगी है वहीं लगी है, निकलेगी, पानी से भी नहीं निकलेगी। अच्छा जी, तो ये चीज़ें लास्ट में बदल कर रखिएगा। तो हम कितनी गैस को करते हैं तो टाइम आपको 15 मिनट मैंने पहले ज़्यादा ले लिया। तो ये गैस शिफ्टिंग के ऊपर था, ये भी तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ स्पीडोमीटर इसका बात हो रही थी तो आपने कहा इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम जो आ रहा होता है स्पीडोमीटर की सुई लहराने वाला जो वाइब्रेट करती है वही आ रहा होता है ज़्यादा प्रॉब्लम, या फिर कभी ऑटो बंद हो जाता है वो ज़्यादा जो है वो सुई लहराता है। तो ये दोनों सीडी और सीडी दोनों केसेस के अंदर ना नीचे जो मशीनरी है ना वो सेम है, एक जैसी है दोनों, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना आप अपना तो ये कुछ चीज़ें जो आप पहले चेक कर रहे होते हो, ये भी सुबह डिस्कस हुई आपने कभी हम ऑलरेडी इन चीज़ों को चेक करते हैं, यानी कि पिछला नट से तरह टाइप हो, इसकी रूटिंग ठीक हो, इसके अंदर कोई अलग की चीज़ें ना लगाई हो किसी ने, इसकी वायर की लेंथ ठीक हो, इसका एंड जो है वो जो चुकोर एंड होता है एंड पे उसकी शेप ठीक हो, वो घिसा हुआ ना हो, ठीक है। इसकी जो वायर निकलती है वायर की लेंथ वो उतनी हो जितनी स्टैंडर्ड के बाद असेंबली में 34 से 38 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा होगी तो मीटर को ख़राब कर रही है और उसी वजह से वो मीटर ख़राब होगा, फ्लिकरिंग की तरफ गया होगा, ये वो केबल भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अभी अगर इनिशियल शुरू का प्रॉब्लम होता है ना तो आप जस्ट केबल बदलते हो इस केस में तो वो मीटर अभी ठीक होता है, वो मीटर चल जाता है, आप जस्ट केबल बदल दें। लेकिन अगर मीटर भी ख़राब हो गया हुआ है तो फिर मीटर भी और साथ में आपको केबल भी बदलनी पड़ेगी।
अगर आपने केबल नहीं बदली, मीटर बदल दिया, तो वो केबल दोबारा फिर मीटर को ख़राब करेगी, क्योंकि मीटर में तो मसला नहीं था, मसला था केबल में, और वो आपने उधर ही रहने दिया। ठीक है, तो वो भी हो गया, आपने अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर काम कर दिया, आपने फैक्ट को नहीं देखा तो प्रॉब्लम फिर पड़ गया। तो वो आपने उस चीज़ को भी देखना है जो प्रॉब्लम जिस वजह से वो चीज़ इसमें से निकल जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें तकरीबन हमारे पास आता ही नहीं है, ये केस ये माशाल्लाह सेट हो गया नीचे वाले केस में जाते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी मीटर में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा नज़र आ रहा है, तो फिर आप समझते हैं मीटर का अंदरूनी मशीनरी का कोई मसला है, और मीटर को चेंज करें। फिर ज़ाहिर है इसको हम देखेंगे, फिर भी क्या इसमें बढ़े। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, वो मैंने अभी बात की ना आपको, ये देखेंगे उसकी लिंक्स हैं कि अगर तेल लगा दिया जाए तो वो ग्रीस ऐसे ऊपर चढ़ जाती है और वो जाकर मीटर को ख़राब कर देती है। ये जो इसके कप्स हैं ना, इनके ऊपर अगर ग्रीस आ जाए तो इन्होंने चलना था फ्लक्स से, माशाल्लाह आपको इसका होगा नॉलेज। ये आपस में टच नहीं करते व्हील, एक व्हील घूमता है, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है ना, उससे दूसरे व्हील में घूमना होता है। अगर दोनों व्हील एक साथ घूम रहे हो तो फिर तो सुई को तोड़ देंगे, क्योंकि सुई में तो थोड़ा सा चलना है, जबकि आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, तो वो उसके इतना तेज़ चलने से जो कप घूम रहा है उसमें फ्लक्स पैदा होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, उससे ऊपर वाला कप थोड़ा सा घूमता है, जितनी कुछ सुई ऊपर जो है वो जानी है। ये गैल्वेनोमीटर टाइप है। तो अगर ये टच कर देंगे, चाहे ये ग्रीस की वजह से हो या वैसे फिजिकली आपस में टच कर जाएं, टेढ़े होने की वजह से कर जाएं, तो फिर इसका मकसद फोल्ड हो जाएगा, फिर सुई जो है वो झटके मारनी शुरू कर देगी। तो इसमें एक केस था जो माशाल्लाह बड़ा इम्प्रूव हो गया था कि जो ना वो दिखाना था मीटर टेढ़े वाला, जो इसकी ना मशीनरी टेढ़ी हो जाती है, उसमें जो पीछे का मेडिकल किया ना, ये वाली जो चीज़ है, कि इसके अंदर वो एक्स्ट्रा कोई लाइट वगैरह लगाने के लिए या हॉर्न लगाने के लिए या किसी वजह से वो कोई एक किट लगाते हैं कुछ लोग ना, उस तरह से वो जब दबाते हैं ना तो वो केबलें वो दबती हैं सारी, उस वजह से ना मशीनरी खींच के टेढ़ी हो जाती है। या वो चीज़ है, या फिर ये कि वो हेडलाइट को कोई एक्स्ट्रा एडजस्टर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, या वायर नीचे से जब पकड़ते हैं वो मसलसल तनाव में रहती है, वो उसको खींच के जो है वो टेढ़ा कर देती है। तो वो परमानेंटली ना ये 70 में भी और 125 में भी ये आपने देखा होगा, ये जो मशीनरी है ये टेढ़ी हो जाती है एक साइड पर, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, जिस तरफ उसको खिंचाव पड़ेगा ये उस तरफ ना ये टेढ़ी हो जाती है। अब जब ये टेढ़ी होती है ना, तो इसके नतीजे में आपकी जो पूरी ये ऊपर वाली मशीनरी है ना, ये वाली, ये वही केस है ना, एक तरफ से ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो ये टेढ़ी होगी सारी। अब वो जिस तरफ से ऐसे कप उठाए ना, उधर से वो फिजिकली आपस में टच कर जाए, अब वो सुई बड़े बड़े झटके मारने शुरू कर दे। कुछ दोस्तों ने ये कहा कि जी इसको जो है ना जज करना बड़ा मुश्किल है, इसको देख के जांचना जो है थोड़ा मुश्किल है, हम कैसे देखें, या जी खोले बगैर पता नहीं चलता, अब बदलते हुए तो खोला ही है ना, ये लगा हुआ भी ना, जिसके अंदर कप टच कर जाएंगे वो सुई ना बहुत बड़े बड़े झटके मारेगी, वो ऐसे ऐसा ऐसा वाइब्रेट नहीं करेगी, वो हाँ बड़े बड़े झटके मारेगी। और आमतौर पे ये होता है कि वो एक झटका लेती है, नेक्स्ट झटका उससे आगे होता है, इस तरह के झटके लेती है, और कई में तो ऐसा होता है कि वो इस तरह से पूरी ऐसे 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 करना शुरू कर देती है, सही है ना। तो वो बड़े आराम से ना इसको सुई की हरकत को देख के ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये इसकी मशीनरी टेढ़ी होगी हुई है, सही है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इसमें आपको ये सारी वो देखना चाहिए, इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है आपको मिल जाता है तो कस्टमर को गाइड करें, यार तुमने ये किया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है, इसमें कोई हमारे पार्ट का मसला नहीं था, अगर अभी आप इसको चेंज करवाना चाहते हो तो हम कर देते हैं, लेकिन ये अब क्लेमेबल नहीं था, ठीक है ना, बजाय इसके कि वो आप क्लेम में चेंज करें, फिर हमारे पास भेजें, फिर हम दोबारा से उसको कैंसिल करें, फिर वो पार्ट वापस आए, वो एक लंबा सर्कल चल जाए, ठीक है ना। तो बहुत इम्प्रूव हुआ है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले बहुत बढ़ गया था, अभी इसके चंद केसेस हैं, लेकिन फिर वही जो शुरू में बात हुई है, अगर ये चंद केसेस सोच के हमने इग्नोर कर दिया तो खुदा ना खास्ता फिर ना बढ़ जाए, तो एक भी एक्सेप्टेबल नहीं भाई, मेरे से इस तरह का एक भी क्लेम नहीं हो जाए, समझ रहे ना बात, कि ये नहीं है चलो यार एक ही गया ना फिर क्या हुआ, पहले तो 10-10 चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो पानी वाला जाता है सेम हो जाता है ना, उसका क्या है?
किस में जाता पानी? डस्ट नहीं डस्ट स्पीडोमीटर में। हाँ, वो जो नीचे से धोते हैं ना, नीचे से जाता है ना पानी। मतलब सेम सा आ जाता है शीशे के ऊपर। वो तो उसके ऊपर तो इन्होंने काउंटरमेयर लिया है, वो ग्लास के अंदर थोड़ा सा गैप मिला था, तो वो तो इन्होंने काउंटरमेयर लिया है जो ग्लास साइड से अगर पानी जा रहा था तो वो कुछ कैसे उस तरह के मिले थे, तो वो क्यों ठीक है इस वक्त। और बेसिकली आप जो है ना नीचे से जब वॉश करते हैं ना, उसे जब नीचे से प्रेशर डालते हैं तो उसको भी पानी अंदर चले जाता है। और वो भी सील से नहीं जाता, वो जो नीचे उसके प्लग्स वगैरह लगे होते हैं वो वहाँ से पानी जो है ना समटाइम चला जाता है। जो ग्लास से आने वाला केस था ना, वो इंशाल्लाह आपको दोबारा नहीं आएगा, वो इन्होंने कर दिया साफ, ठीक है ना। तो जो लटा के बाइक धोते हैं या वो बड़ा नीचे से करके ऐसे मार के, उनको ज़रा आप मना किया करें। या आपने बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया, एक वो आपका ना वो केस है रेस कॉन्सेप्ट वाला, रेस कॉन्सेप्ट वाला ना, वो आता है हमारे पास जी, वो कुछ दोस्त कहते हैं जी इसको रस्ट लग गई है। वो भी बड़ी अच्छी तरह ग्रीस हुआ होता है, ग्रीस के अंदर डुबोया हुआ होता है उसको जब वो लगता है। जब वो हमारे पास आता है रस्टी या ग्रीस का नामो निशान भी नहीं, तो वो भी यही चीज़ है कि उसको भी ना जब कोई अंदर घुसा के पाइप उसको धोता है ना, तो उसकी ग्रीस आमतौर पर ना ये नीचे वाले जो नीचे वाली कौन है ना उससे होता है ज़्यादा, तो वो वहाँ पे पानी जब घुसा के मारते हैं ना तो वो ग्रीस निकाल देते हैं, पानी लगता है उसको जंग लग जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है 125 के केस में, CG 125 में वो साइड पे एक लॉक लगवाते हैं लोग, उसको बेल्ट करवाते हैं। जब वो बेल्टिंग होती है उसका टेम्परेचर इतना प्रोड्यूस होता है कि वो ग्रीस को जला देता है, उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चीज़ें भी मद्देनजर रखा करें, अगर उस तरह का केस आता है ना कोई, तो ये चीज़ें मद्देनजर रखा करें। इनमें जो हमारे पास पार्ट आता है तो उसके अंदर फिजिकली कुछ नहीं मिलता, जो प्रोसेस ओनर है जो लगा रहा है, जो इसको लगा रहा है उसने बाकायदा तौर पे इसकी इतनी अच्छी जिग्स बनाई हुई है ना, बॉल कम हो ही नहीं सकती उसके अंदर, ज़्यादा या कम उसमें जा ही नहीं सकती, पूरी स्पेस है। और वो फिक्सचर के अंदर रख के ग्रीस लगा के उसके ऊपर वो बॉल्स लगाते हैं। फिर उन्होंने वो फोर्क टाइप एक अपना फिक्सचर बनाया हुआ है, उसको हाथ भी नहीं लगाते, वो फोर्क टाइप वो फिक्सचर से उठाते हैं, उसी तरह बाइक में फिट कर देते हैं। तो इसलिए उसके अंदर ये जो समटाइम आता है ना, ये बॉल कम थी, वो वाला भी कंसेप्ट जो है ना वो समझ नहीं आती कि बॉल कम कैसे हो, या ज़्यादा तो खास तौर पर ज़्यादा वाला तो कंसेप्ट जो है ना वो है नहीं। तो ये अगर आता है ना आपके पास किसी के, उसका भी ज़रा सिचुएशन एनालिसिस करें, मतलब सिचुएशन एनालिसिस में उसका भी बैक एंड का नॉलेज रहेगा कि वो हुआ कैसे, बॉल वाला ज़्यादा वाला या कम वाला का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा ये चेंज ड्राइवर वाला मामला ना, इसमें देखिए कि ना समटाइम ना आपसे कोई केस आता है जिसमें ना आवाज़ आ रही है, टक टक की आवाज़ आ रही है। अब वो ना हमने एक दो डीलर से बात भी की, कस्टमर से भी बात की, वो कहते हैं जी कि गरारी टेढ़ी है इसलिए आवाज़ आ रही है, गरारी के ऊपर जो है ना चेन स्लिप करता है इसलिए आवाज़ आ रही है, गरारी पे चेन ठीक तरह बैठ नहीं रहा इसलिए आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब उस तरह के केसेस में कोई केस तो होता है कि जिसमें कि मिल जाए प्रॉब्लम के लिए ऐसे वैसी इंडेक्सिंग ठीक नहीं है, चेन बैठाते हैं उसको पूरा नहीं बैठता, समझ आ गया, ठीक है। जो घिसाव वाले चीज केस हैं वो आमतौर पे ऐसे होते हैं कि उनको बात नहीं किया गया, धोया नहीं गया, प्रॉपर्टी आयल नहीं किया गया गरारी किसी की। कुछ जो टक टक की आवाज़ वाले, तो कुछ केस जो होते हैं ना अमूमन जो ज़्यादातर जिनके साथ अगर कोई वो चेन को हम जब एनालाइज करते हैं, वो चेन ज़्यादा ऐसे गंदी नहीं हो रहा, वो इस तरह इंक आ जाती है, फंसती है, जस्ट सिर्फ ना वो स्प्रिंग के फंसने की वजह से वो आवाज़ आ रही होती है। उसको साफ करके ऑयल लगा के उसी चेन को उन्हीं स्प्रॉकेट्स के साथ दोबारा लगा के देखते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। तो आपके पास जब इस तरह का कोई कस्टमर आता है ना, तो पहले ये सफाई और उसकी ऑयलिंग इसके ऊपर ग्रुप फोकस किया, ठीक है। तो देखा ना इस तरह की कंडीशन, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये फिर आवाज़ का बायस बनती है। ये सुबह बात होगी प्रॉपर्ली पैक करके आप चीज़ों को भेज देते हैं, ठीक है। ये जानने बातें आपसे होता नहीं। पाइप स्टेरिंग हैंडल के कुछ केस आते हैं एक आधो का, जिसमें वो कहते हैं कि हैंडल टेढ़ा था तो हमने चेंज कर दिया, टेढ़ा था तो चेंज कर दिया। डाटा उसका देखा, फैक्ट को जानने की कोशिश की, पता चला कि 3.5 हज़ार बाइक चली हुई है और उसका पाइप स्टेरिंग हैंडल आया ये टेढ़ा है।
ये 4000 चली हुई है, ये 4500 चली हुई है, और उसका पाइप स्टेरिंग हैंडल है, ये टेढ़ा है। और फिर उससे भी ऊपर सोने के साथ ये होता है कि जब उसको इंस्पेक्शन करवाया जाता है तो वो टेढ़ा निकलता भी नहीं, उसकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक निकलती है। ठीक है, वो हम जैसे सुबह जिया साहब ने कहा ना कि कुछ केसेस हम फिर रख लेते हैं सिर्फ जो है ना वो कर्टेसी में, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे फ्लो कर देते हैं, वो आप तक इनके जरिए पहुंच जाती है। तो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मकसद ये होता है कि वो दोबारा उस तरह की चीज़ जो है ना फिर ना आए। अब मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा कर दिया, अब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई यार ये चीज़ ऐसे इनकी ऐसे थी, अब फिर वो उसको समझ जाए और दोबारा फिर उसी तरह से वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये स्टीयरिंग हैंडल को ना बड़े एहतियात से अलाइनमेंट वाले केस को देखा गया, इसमें ना कोई मसला है, इसमें जो है ना वो फैक्ट के ऊपर नहीं चीज़ आ रही, इसमें जो हमारे पास चीज़ें पहुंच रही हैं ना उसमें वो हकीकत नज़र नहीं आ रही। तो इसको देखें। दूसरा जो है ना ये फ्रंट स्टॉप स्विच, जो ब्रेक लगाते हैं लाइट चलती है ना, वो हमारे पास आते हैं, वो चेंज होते होता क्या, स्विच खराब नहीं होता, वो जहाँ बैठा हुआ है ना वो ऊपर आपकी स्विच असेंबली के अंदर वहाँ पे उधर जो है ना वो सही तरह से बैठा नहीं होता, जिस वजह से जब लीवर अगर तो वो ऊपर है तो वो जब आप लीवर पकड़ भी लेते हैं ना तो वो उस वक्त भी वो ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है, यानी कि वो दबा हुआ रहता है, तो लाइट ऑफ रहती है, क्योंकि लाइट उस वक्त चलेगी जब वो फ्री होगा। ठीक है ना। और अगर वो ज़्यादा आगे चला गया तो फिर वो चलती रहेगी लाइट। जब स्विच को आप अलहदा करके देखेंगे और उसको ऑपरेट करवा के देखेंगे वो बिल्कुल ठीक है। तो स्विच में मसला नहीं होता आमतौर पे उसकी वहाँ पे फिटिंग का मसला होता है। तो उसको भी अगर आप उस तनाजुर में देख लिया करें थोड़ा सा, कि बदलने से पहले फ्रंट भी और रियर भी आप उस स्विच को भी चेक कर लेंगे यार कि स्विच ख़राब है, अगर वो ख़राब नहीं है तो फिर आप समझेंगे उसकी फिटिंग में कहीं मसला है, और उसको ठीक करें तो उसकी फंक्शनिंग ठीक हो जाएगी, दूसरा नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने दूसरा लगाया तो फंक्शन ठीक हो गया ना, इसका मतलब है वो दूसरा आपने फिट ठीक कर दिया, अगर उसको भी आप फिट ठीक कर देते तो वो भी ठीक हो जाता। सही है। तो ये एक चीज़ देख लें। अच्छा, और उसके अलावा तीसरा, हाँ, पेंटेड पार्ट्स के ऊपर ना रस्ट वगैरह वाला जो मामला है, खासतौर पर ना फ्रंट फ्लोर, फेंडर वाली साइड का जो फ्रंट फ्लोर का हिस्सा होता है ना उसको अंदर से साफ करना मुश्किल है। लोग आजकल ना होता है, बारिश का मौसम होता है, लोग कहते हैं यार आज साफ करेंगे कल फिर गंदी हो जाएगी, इक्को बारी कर लेंगे। 48 घंटे का इसका टेस्ट होता है पेंटेड पार्ट का। ये जो आप कहें कि जी एक ख़ास ट्रीटमेंट वाला पानी उसके ऊपर डाल के देखा जाता है क्योंकि इसको रस तो नहीं लगती, जो उस पानी का स्टैंडर्ड जो है ना वो समझ लें ऐसा होता है जैसे कि आपने समंदर से पानी लिया हो। 48 घंटे वो पार्ट पास करता है कि भाई इसको रस नहीं लगती है, इसका पेंट नहीं होता। अब अगर कोई उसको 2-2 हफ्ते नहीं धोएगा, वहाँ पे मड लगी रहेगी, वो बार बार गीली होती रहेगी, तो फिर वहाँ पे उसका इफेक्ट तो आना है ना। तो इसको कहते हैं नेचुरल इफेक्ट ना, कुदरती इफेक्ट। तो उसको तो नहीं हम रोक सकते ना। तो उस तरह का इफेक्ट कस्टमर को समझाएं कि भाई ये तुम्हारे फलां एक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आया है, पार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो फ्रंट फ्लोर का है, रियर कुशन है। अच्छा, फ्यूल टैंक को ले लें। फ्यूल टैंक में आपसे कुछ केसेस आते हैं पेंट ब्लिस्टर से क्या मुराद होता है, किसी जगह से उतर गया वो थोड़ा सा दाने टाइप का इस तरह का उतर गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उतरा, थोड़ी सी जगह से उतर गया, उसका होता है ब्लिस्टर। ऐसे ही है ना, ब्लिस्टर वाला केस आता है। और उनमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो सिर्फ वो ना फ्यूल टैंक के ये सामने वाले एरिया में होते हैं, बस वहाँ से 1-2 जगह से ऐसे हुआ, पीछे और किसी जगह पे नहीं है। उसके इर्द गिर्द टेस्ट कर लें, हर जगह पेंट ठीक है। अगर वहाँ पे भी आप देखें ना तो उसको इस नज़रिए से देखा करें, उसको अगर आप रोशनी में करीब करके देखेंगे ना, अगर तो वो ब्लिस्टर हुआ है वो शाइन नहीं करेगा, उस जगह से जो नीचे सरफेस आपको नज़र आ रही है ना वो चमकेगी नहीं। और अगर वो कोई स्टोन लग के उतरा है ना, आप रोड पे जा रहे होते हैं, सामने से कोई ब्रेक सा कंकर आके लगता है, उसकी वजह से वो पेंट जो है ना वो वहाँ से कमज़ोर होकर वो फिर उतने हिस्से से उतर जाता है। वो कंकर के असर से ना वो अगर तो थोड़ा बड़ा है तो उधर डेंट भी बढ़ जाएगा छोटा सा, अगर वो बहुत ही छोटा था तो कम अज़ कम ना उस जगह पर उसकी शाइन ज़रूर आएगी,
तो आप रोशनी में देखेंगे ना नीचे वाली सरफेस चमक रही होगी, तो आप समझ जाएंगे इस पर कोई चीज़ टकराई है। और अगर पेंट ब्लिस्टर हुआ है, उतरा है उसके प्रॉब्लम की वजह से, उसके ख़राब पेंट होने की वजह से, तो नीचे वाली सरफेस चमक नहीं रही होगी, क्योंकि इसके नीचे ट्रीटमेंट होती है पहले सरफेस के ऊपर, फिर ऊपर पेंट होता है। तो वो ट्रीटमेंट जो नीचे हुई है ना पार्ट, वो आपको उसी तरह इनटेक्ट नज़र आएगी, सिल्वर टाइप, वो आपको चमक नहीं देगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ ना ज़रा देख लिया करें। इस तरह के प्रोग्राम वापस तो नहीं करते, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो आप अगर रोकेंगे तो वो फिर वो शुरू वाली बात कि वो लॉयल्टी होगी, हकीकत में मबनी चीज़ होगी, आपके और हमारे और कस्टमर के तीनों के फ़ायदे की होगी। अब मैंने कहा कस्टमर के भी फ़ायदे की होगी। अब कईयों के जहन में आएगा कि कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा, उसको तो मना कर देंगे भी तरह नहीं होना चाहिए। कस्टमर का ये फ़ायदा होगा कि उसको इसका अजर आगे जाकर मिलेगा। एक गलत चीज़ उसको चेंज करवाने से आप बचा लेंगे, एक गलत फैसला लेने से उसको भी आप बचा लेंगे कि वो आपको आगे दवाई देना चाह रहा था, वो आपने उसको रोक लिया। और जब तक गुनाह हो नहीं जाता, बुरा काम हो नहीं जाता, तब तक वो लिखा नहीं जाता, तो आपने उस तरह नेकी करके उसको बचा लिया। ठीक है जी, तो ये जनाब चंद बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। ये मैंने पिक्चर आपको इसलिए लगाई थी, ये आप देख रहे हैं फ्रंट फ्लोर के ऊपर जो है ये निशान देख रहे हैं, ये निशान क्यों पड़ा है? जो एक्स्ट्रा प्रेस लगाते हैं ना, ये उसकी वजह से। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ज़ाहिर है आपको, अगर वो उतार के भी ले आए, उसमें वो जालियाँ चलियाँ उतार दी, दूसरा से उतार दिया एक्स्ट्रा और लेके आइए ले जी मेरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है तो आप उसको डिनाई करें। या फिर उससे 1 to 5 का जो होता है ना, उससे यहाँ पे करके निशान पड़ जाता है, उसमें पता चल जाता है यार इसने लगाया हुआ था, वो मेरा सब बता दिया, तो आप उसको बताएं यार इसकी वजह से सही है। और दूसरा ये वाले केसेस में हमारे पास अक्सर आते हैं, एक तो ये यहाँ पर है, ये हॉर्न दिखाना था, ये वाला ना सील, इसके ऊपर ना बॉन्ड लगी होती है सील करने की, तो इसको खोलना नहीं होता बिल्कुल ना, ये खुले हुए आते हैं ना। और इसके अलावा ये जो है ये डर आपको पता है जस्टर से हुआ आवाज़ को करने के लिए, तो ये देखिए इसमें भी आप नजर आ रहा है सीट में गुड़िया लगी हुई है, इसको एडजस्ट किया होता है, इसको ना छेड़ा होता है इसको, उस तरह वाले केस जो है वो फिर हमारे पास आते हैं। तो ये भी आप डिनाई किया करें। अगर वो बताएं कि यार तुमने तो खुद इसको छेड़ छेड़ के ख़राब कर दिया, तो आप तो ये क्लेमेबल नहीं है। जैसे कि आपके पास जो वो सुबह इन्होंने इसलिए नहीं आपको दिखाई, वो कहते जी एक ही चीज़ बार बार दिखाएं, आप तो माशाल्लाह उसको अपने शॉप्स के ऊपर पड़ी हुई पढ़ते रहते हैं, वो जो लिखा हुआ नाकाबिले इस्तेहकाक चीज़ें कि जिन किन बुनियादों पे आप क्लेम नहीं देते, तो उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई छेड़खानी करेगा, अपनी तरफ से तब्दीलियाँ करेगा, चीज़ों को रीवर्क करने की कोशिश करेगा, एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसको क्लेम हम प्यार मोहब्बत से तरीके से समझा के मना कर दें। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपने जब देखनी है। तो इसमें यार एक लाइन में से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी MBA होकर आया हूँ ना। अच्छा यार, ये हॉर्न के ऊपर ना मैं खुद गया था इस वेंडर के पास, सारा इनका सिस्टम देखा है, बस सिर्फ 3 चीज़ आप लोगों ने ख्याल करना। एक तो 2 चीज़ें बता चुके हैं, सी को नहीं छोड़ना। तीसरी चीज़ हमने नोट की ना, इसकी जो पीछे पट्टी होती है वो भी टेढ़ी होती है। अब होता है कि उस पट्टी को अगर आपने देखा होगा तो पट्टी या तो 2 होती है या 3 होती है, वो 3 क्यों करती है कंपनी, 1 क्यों लगाती है? सोचने वाली बात है ना। 3 पट्टियाँ लगा दे रहा हम, 1 पट्टी लगा दे, वो अगर पट्टी के अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड सही नहीं आएगा। वो 3 पट्टियाँ या 2 पट्टियाँ लगाई जाती है वाइब्रेशन के लिए। अब आप लोग या जो भी होता है, कस्टमर ने बड़े हॉर्न लगा दिए या उसने नंबर प्लेट लगाई, उसको पीछे दबा दिया, पट्टी हो गई टेढ़ी। पट्टी टेढ़ी होने से क्या उसकी वाइब्रेशन खत्म हो गई पट्टी की, तो साउंड में फर्क आ जाएगा। तो जिसकी भी ये कंडीशन होगी 3, स्क्रू छेड़ा हुआ होगा, यहाँ से सील खुली भी होगी, जब पट्टी टेढ़ी होगी वो तैयार हो जाएगी, हॉर्न आपको वापस आएगा। क्लियर? चौथी चीज़ जो वहाँ पे मैंने देखी है, अगर गाड़ी में बैटरी का वोल्टेज भी कम हो, हमने 8 वोल्ट पे चेक किया, साउंड में फ़र्क था, 9 वोल्ट पे चेक किया, साउंड में फ़र्क है। साउंड पूरा लेने के लिए आपको 12 वोल्ट चाहिए। अब 12 वोल्ट कैसे लेंगे? आप लोग किस तरह टेस्ट करते हैं इसको? कोई टेस्ट नहीं करता। कैसे चेक करते हैं भाई? कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है मेरी बैटरी टेस्टर पे भी चेक करते हैं। मैं हार्न की बात कर रहा हूँ कि हार्न कैसे चेक करते हो? बैटरी टेस्टर के ऊपर बैटरी टेस्टर पे लगा देते हो? बैटरी जिससे हम चार्ज करते हैं, बैटरी चार्जर से हम दोनों पॉइंट लगा कर जितना
बैटरी को मिलना चाहिए, वही वोल्टेज के ऊपर हम चेक करते तो वो ड्रास्टिक बैटरी चार्जर में वोल्टेज कैसे आएगा? पूरी देता है ना, उसके करंट पूरा देगा। आप वहाँ पे 14 वोल्ट या 12 वोल्ट इंश्योर करते हैं आप और होंदा है बोतल फड़ो जी पानी पियो और तार में बैटरी लगा दिया और वहाँ पे स्विच ऑन कर दिया तो वो वोल्टेज कम दे करेगा। दे दे बढ़िया बड़ा मुकदानी है कितना आरएन पूरा बचता है उसमें, नहीं वो करंट कितना देता है? 12 वोल्ट से ऊपर ही है उसका। चेक क्या करेंगे? चेक तो नहीं किया मगर यही है, ये सारी बात देता है। तो इन्होंने बात की ना डेटा डेटा डेटा, वो डेटा यही है यार। पहले आप इंश्योर कर लें कि आप जिस जगह पे हॉर्न को टेस्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज 12 से ऊपर है, मिनिमम 12 होना चाहिए। 12 से कम है तो उस पर टेस्ट करना बेकार है। अब कस्टमर कंप्लेन लेकर आता है तो आप अगर उसको टेस्ट करते हैं 12 वोल्ट से कम है, बैटरी डाउन है और आप चाहे गाड़ी स्टार्ट कर लें तो क्या होगा कि जो बैटरी का चार्जर करंट बना रहा है वो बैटरी को भी जा रहा है, तब भी हॉर्न में प्रॉब्लम होती है। तो या तो बैटरी को पहले फुल चार्ज कर लें फिर चेक करें, या दूसरा तरीका जो आप बताना चाह रहे हैं कोई बैटरी चार्ज वाली है आपके पास उसमें लगा के देख लें, नहीं तो मीटर से भी चेक होता है। जो आप बताना चाह रहे हैं लेकिन उसमें इंश्योर कर लें जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो उसका वोल्ट मीटर 12 से ज़्यादा दिखाए, कम ना दिखाए, वैसे कम दिखाता नहीं, तो वो 14 ही वोल्ट आता है उसके अंदर, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, एम्पेयर कम होता है वो वोल्ट हमेशा 14 देगा अगर मीटर वो आपका चार्जर ठीक है तो ठीक है। तो इस चीज़ का इंश्योर करें क्योंकि मेरे पास 12 आए थे इस महीने और 12 के 12 हम ले आकर MBI पे जो हमारा वेंडर है उस पर टेस्ट किया मैंने, उसमें से सिर्फ 2 खराब निकले और जो 2 खराब निकले ना उस पर स्क्रू छिड़ा हुआ था, बाकी 10 में कोई खराबी नहीं थी। 9 वोल्ट पे चल ही नहीं रहा था वो, 10 वोल्ट पे उसकी आवाज़ ख़राब थी और 12 वोल्ट पे आवाज़ ठीक हो गई। तो इसको ज़रा इंश्योर कीजिएगा इस दफ़ा आप लोगों ने अगर भेजते हैं तो अच्छी तरह टेस्ट कर लें, मुतमईन हो जाए। अच्छा जी, ये आप लोगों को सबको मार्किंग कोड का पता है? लोगों को सबको जो पार्ट्स पे लगे होते हैं आप कैसे देखते हैं? पुर्जा आप देखते हैं कि पुराना तो नहीं है, सही है, इसका क्लेम कर दें, देखते हैं कि नहीं देखते? तो कोई उसके डेट होती है एक या ये कब बना है, कोई ज़्यादा पुराना पुर्जा तो नहीं कोई लगा के ले आया कहता है इसका क्लेम कर दो, देखते हैं कि नहीं? तो पता है आप कोड कैसे देखते हैं? पता है कोड कैसे? हाथ खड़ा करें, कौन कौन कहता पता है कैसे देखते हैं? बस एक ही बंदे को पता है। जिन पे आता है उन पे आपको पढ़ना आता है, जिन पार्ट्स पे कोड लगा होता है उन पे किस किस को पढ़ना आता है? ना करो यार, नहीं नहीं वो यानी उनको कोड कह रहे हैं तो पता नहीं क्या कैसे पढ़ते हैं। अच्छा अभी ना 2 तरह के कोड आपको नजर आ रहे हैं देखने में, आपको पता कैसे चलता है? बताएं इससे क्या बना हुआ है? आपको डेली 9 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये जो पहला इसमें अल्फाबेट है जो एफ आ रहा है ना, ये बता रहा है कि एफ 2016 साल बता रहा है ना, तो इसमें आपने ना 1 वाले से स्टार्ट करके आगे साल लेना होता है। जब 9 पे आ जाता है तो दोबारा फिर 0 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये 2011 से स्टार्ट हुआ था, जब 19 आया तो 20 को आपने जो वो नहीं सॉरी इस केस में नहीं, यहाँ पे देखेंगे ये 1 से 9 वाला ये वाला कोड यूज कर रहे हैं तो साल तो यहाँ से आगे जाते ही ना, इधर आगे एक जीरो रहता है, ये देखिए ABCD, ये 21 आया, ये A हो गया, फिर ये 10 साल चलेगा, दोबारा फिर जीरो होना शुरू हो जाएगा, तो ये ऐसे साल लग रहा है। अब उसके अलावा ये जो दूसरा डिजिट आपको ये मंथ शो कर रहा है, तो इससे आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च के टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 चाहिए, उसके हिसाब से ये शो करेगा, और उसके बाद ये आपको जो डिजिट है ये डेट बता रहा होगा, ठीक है? 9 तक जो है वो डिजिट चलता है ऐसे, फिर 10 से ऑनवर्ड जो है वो ABC जो इसमें लगना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ये 3 जो है ना ये वाले ये आपको मिलते हैं ज़्यादा पार्ट्स के ऊपर, इसका आपसे ताल्लुक नहीं होता कि वेंडर कौन सा है। ये यहाँ तो जो है ना आमतौर के ऊपर ये वेंडर ने कई बार आप कोड लगाया होता है, तो ये आपको साल वाला और महीने वाला लाजमी मिल रहा होता है। ये था हमारा पुराना सिस्टम का कोड लगा, बड़ी देर से आपको ये नजर आ रहा है। अभी ना एक नया सिस्टम भी जो है वो कोर्स का है,
जो कुछ पार्ट्स का वो ये ऐसे नजर आएगा। उसमें अल्फ़ाबेट कोई नहीं होगा, यानी ABC का कोई उसमें जो हरफ आपको नज़र नहीं आएगा। उसमें आपको सिर्फ गिनती के ये डिजिट नजर आएंगे। तो इनको पढ़ने का तरीका का ये है कि ये जो पहले 3 आपके डिजिट हैं ये बताते हैं वेंडर कौन सा, ठीक है। उससे आगे वाले 2 जो हैं ये आपको बताते हैं कि महीना कौन सा, ये 1 से 12 तक जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला है ये आपको बताता है साल कौन सा। उससे रिवर्स हो गया, उसमें पहला साल था, फिर महीना था, फिर डेट थी, ऐसे था। तो इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो वेंडर है और इसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला है ये आपको मंथ बता रहा है, ये साल का है। और साल के लिए एक ही डिजिट यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि वो 9 के बाद दोबारा फिर 1 से रिपीट होगा, ठीक है। तो लास्ट में जो था वो वेंडर का एक था, इसमें वेंडर के 3 हैं। हाँ जी, वेंडर के फर्स्ट वाले 3 है इसमें ना। ईयर का एक हो गया, ईयर के पहले इनकॉर्पोरेट। हाँ जी, ये का एक है ये वाला, और ये मंथ के 1 से 12 तक ये है, ठीक है। तो इस तरह का कोड लगाएगा। तो ये 2 ये जो लास्ट वाले 3 है ये आपको देखने बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि उसकी डेट और साल और मंथ उसका कौन सा है। दूसरे साल का 10वां महीना। हाँ, तो दूसरे साल का 10वां महीना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट ज़्यादा पुराना तो नहीं है, कोई ब्लफ तो नहीं कर रहा, किसी ने ऐसा तो नहीं किया कि किसी दूसरी गाड़ी का इसको चेंज करके ला कर मुझे कह रहा है कि ये मुझे क्लेम दे दो, ठीक है। जो क्लेम पार्ट तो मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है, अभी आपको माशाल्लाह पता है कि जैसे प्रोडक्शन हो रही है जिस तरह से गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो कोई उस तरह के ज़्यादा पुराना पार्ट जो है ना वो किसी पे लगना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। अगर कोई एक आधा महीना ऊपर हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हो गई कोई 8-8 महीने 12-12 महीने 2-2 साल पुराना पार्ट है और वो आपके पास आ जाए तो आप समझ जाएँ कि वो दाल में कुछ काला है, तो गड़बड़ की है। तो ये कोर्स भी ना आपको अपना साहब इनको ज़रा जो है ना शायद इस तरह ना भी समझ आई हो, तो इनको ज़रा बताएं। सिर्फ एक बंदा कह रहा है कि उसे पता है कि पार्ट के ऊपर कोड भी होता है, इससे जो है ना वो मंथ और साल का पता चलता है। लेकिन मैंने इनसे भी जानकारी शेयर कर दी, तो मैं दोबारा से इनकी वो क्वालिटी कर लेते हैं। ये ऐसे डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ना डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ये लगे होते हैं कोड, ये सारे ठीक है जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, आपसे मिल के बात करके आपके सेशन में बड़ा अच्छा लगा। आपसे माशाल्लाह बड़े नफीस लोग हैं सारे आप, और नॉलेज भी माशाल्लाह आपका अच्छा है।